यस बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट टर्न पर हम संलग्नता का और ज़्यादा विस्तार पढ़ चुके थे, जिसमें हमने लिंग संलग्नता तथा अगर सीधा सीधा बोले तो लिंग संलग्नता के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग जिसमें अपन ने लिंग सीमित वगैरह ये सारे लक्षण पढ़े थे, है ना। फिर लिंग निर्धारण भी हमने पढ़ लिया, सभी प्रकार से पढ़ लिया, जिस जिस तरीके से हो सकता है, मानव में भी पढ़ लिया। अब ये संलग्नता वाली चीज पूरी तरह से सेपरेट हो गई है, अलग हो चुकी है। अब हम बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से, एक नए सिरे से नई हेडिंग में प्रवेश करने वाले हैं बच्चों। और उस नई हेडिंग का नए सिरे से जिसके द्वारा हम प्रवेश करने वाले हैं उसका नाम है आज उत्परिवर्तन। आज के दिन की हमारी प्रमुख हेडिंग जो रहेगी, जिसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आई बात? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या हो सकता है बच्चों? जीन यानी डीएनए अथवा गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण सजीव की जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों परिवर्तित हो जाएं, क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। बट खास बात यह है कि ये सडन होता है। सडन, सडन का मतलब अचानक होने वाला। सडन के साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है एक और, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, विच्छिन्न विविधताएं। समझ में आई बात? चलिए, तो इस परिभाषा को एकता के सूत्र में परोएं और एक सिंपल सी पंक्ति या लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी सजीव में अचानक विच्छिन्न विभिन्नताएं उसके जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में परिवर्तन कर दें। ये परिवर्तन डीएनए, सब जानते हैं डीएनए पे जीन होते हैं, और डीएनए के ही संघनित होने से बनता है गुणसूत्र। ये परिवर्तन डीएनए अथवा गुणसूत्र में होते हैं। तो क्या बोला? किसी सजीव में अचानक विच्छिन्न विभिन्नता है उसके जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप में परिवर्तन कर देती है। तो ये जो परिवर्तन है ये उसके डीएनए अथवा गुणसूत्र के अंदर या जीन अथवा क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ये नेक्स्ट खास बात अपन इसमें क्या बोल सकते हैं? विभिन्नताओं का प्रमुख स्रोत है। बच्चे सोच रहे होंगे यार अचानक जेनेटिक्स में म्यूटेशन कहां पे आ गया, कैसे आ गया, क्यों पढ़ रहे हैं? अरे यार चैप्टर का नाम है, आप एनसीईआरटी खोल के देखो, उसमें लिख रहा है साफ साफ, वंशागति एवं विभिन्नताओं का आधार या विभिन्नताओं के प्रिंसिपल्स यानी नियम या सिद्धांत। और हमने जब जेनेटिक्स आनुवांशिकी को परिभाषित किया था तो उसके अंदर भी बताया था कि आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी दो चीजों के अध्ययन को तो कहते हैं, कौन कौन सी? एक तो इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन, वंशागति एवं विभिन्नताएं। तो जब जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो केवल वंशागति पढ़ के थोड़ी छोड़ देंगे, विभिन्नताएं भी तो पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स।
तीन प्रकार में बांट के पढ़ सकते हैं इसको। कौन कौन से? सबसे पहला जिसको अपन कह सकते हैं जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। दूसरा जिसको अपन कह सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और तीसरा जिसको अपन कह सकते हैं जीनोमैटिक उत्परिवर्तन। तो ध्यान से देखते हुए चलना बच्चों, मैं जो बताता जा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट बातें वो काम की इसलिए है क्योंकि म्यूटेशन नाम की हेडिंग एनसीईआरटी में भी दी है, पर इतना ज्यादा विस्तार से और बड़ी रूप में नहीं दी, क्योंकि हम ये बात अच्छे जानते हैं एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में लिखती है लेकिन काम की बातें लिखती है एक के बाद एक। तो एनसीईआरटी का ही हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये इस तरीके से इसको पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के रूप में, क्योंकि किताब में इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि क्या पता वो जो एक दो क्वेश्चन आने होते हैं इधर उधर से वो यहीं से आ जाए, क्योंकि ये ऐसी हेडिंग भी है और उसमें ये सारी चीजें काम की समझने से संबंधित भी हैं। तो चलिए देखते हैं जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। ये जो जीन में होने वाले उत्परिवर्तन है यही जीन उत्परिवर्तन कहलाते हैं, जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन को हम दो कैटेगरीज में बांट के पढ़ सकते हैं सरल तरीके से देखें तो। जीन में होने वाले परिवर्तन ए और ये बी, आराम से समझ सकते हो। ए को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन, या चलो पॉइंट म्यूटेशन कह लो। यार तुम हिंदी माध्यम के हो तो मुझे हिंदी में लिखना चाहिए कायदे से। अब जिसकी हिंदी नहीं है उसकी तो इंग्लिश चल भी जाए, इसकी तो हिंदी है भाई। बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन, या इसको हम कह सकते हैं और एडिशन या डिलीशन के अलावा हम प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं इसको। हिंदी में प्रतिस्थापन की इंग्लिश जो होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन। एक होता है एडिशन और डिलीशन, जिसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इंग्लिश का शब्द है हालांकि ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। दो प्रकार है भाई, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। अब ये जो बिंदु उत्परिवर्तन या प्रतिस्थापन है इसमें ये होता है कि भाई एक की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, एक की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, तो इसके जो दो टाइप्स हैं उसी आधार पर कि दूसरा कौन आएगा। एक तो है ट्रांजिशन और इसका दूसरा टाइप है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, ट्रांजिशन में तो किसी एक प्यूरीन के स्थान पर प्यूरीन ही आएगा भाई, कोई दूसरा, और पायरिमिडीन के स्थान पर पायरिमिडीन ही आएगा, श्योर है। प्यूरीन की जगह पर प्यूरीन का मतलब सपोज ए है और जी है प्यूरीन, तो ए की जगह पर जी आ जाए और जी की जगह पर ए आ जाए, प्यूरीन से प्यूरीन ही बदला है। पिरिमिडीन की बात करें तो साइटोसिन और थाइमीन है, तो साइटोसिन की जगह थाइमीन आ जाए, थाइमीन की जगह साइटोसिन आ जाए, यह कहलाता है ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांसवर्जन बड़ा आसान है, प्यूरीन वाले का प्रतिस्थापन हो जाए किससे? पायरिमिडीन से। मतलब जो प्यूरीन है ए और जी, इनके जगह पर इनके प्रतिस्थापन में कोई दूसरा ही नया आ जाए पिरिमिडीन। कौन? जैसे कि एडिनिन के स्थान पर साइटोसिन आ जाए, थाइमीन आ जाए, ऐसे ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन थाइमीन आ जाए।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर बात करें तो ये भी हम आनुवांशिकता के आणविक आधार में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ जाते हैं, बड़ा ही आसान है ये। क्या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या होगा, डीएनए के अंतर्गत कोई भी डीएनए की जो श्रृंखला है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए बड़ा आसान, क्या उदाहरण लूं, चलिए ले लिया एक उदाहरण, पहले तो मतलब तो समझा दूं। किसी, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, प्रतिस्थापन मतलब एक क्षार की जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा। फ्रेम शिफ्ट किसे कहते हैं, किसी डीएनए में कोई क्षार अथवा क्षारकों का समावेश यानी कि इंसर्शन अथवा विलोपन यानी कि डिलीशन, मतलब समझे, इंसर्शन या विलोपन, ऐड होना समावेश, और विलोपन मतलब गायब हो जाना। कैसे, कोई क्षार का कैसे होगा ये सब, देखो सपोज ए टी जी सी सी जी ए टी सी, मान लो ये कोई डीएनए का अनुक्रम है एक रज्जु का। अब मैं यहां जी और ए के बीच में मान लो एक नया क्षार टी ऐड कर दूं, घुसा दूं बीच में, तो इसके आगे का पूरा वाचाल प्रकूट यानी रीडिंग फ्रेम जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो यही तो कहलाए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उससे सारे कोडोन बदल जाएंगे, कोडोन बदल जाएंगे तो अमीनो अम्लों का क्रम बदल जाएगा। दूसरा ये हो सकता है इस डीएनए में से मैं कोई भी एक क्षार जो है वो हटा दूं, डिलीट, इसी तो कहते हैं विलोपन, डिलीट होना, गायब हो गया। इससे भी फर्क क्या पड़ेगा, ये डिलीट हो गया या गायब हो गया तो क्या हो गया, अब कोडोन में सेट जो है, मान लो ए टी और जी एक कोडोन हुआ करता था, अब ए टी सी एक कोडोन हो जाएगा, सी जी ए दूसरा, टी सी और ये तीसरा हो जाएगा। पहले क्या था, ए टी जी सी सी जी ए टी सी। तो बताओ जिस बिंदु पर भी ये समावेशन या विलोपन हुआ है उसके आगे का उसके बाद का पूरा डीएनए अनुक्रम बदल जाता है। यही कहलाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको पढ़ाया था या पढ़ाए होंगे बायोमोलिक्यूल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मिस सेंस, एंटी सेंस, नॉन सेंस, सेम सेंस, ये सारे पढ़े तो हैं आपने अच्छे से। यहां भी पढ़ा था आपने बिंदु उत्परिवर्तन में, एक सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा जिसमें जी ए जी की जगह पे जी यू जी आ जाता है, तो एक ही जगह पे यू आ गया, मतलब प्यूरिन की जगह प्रीमिडीन आ गया। अरे प्यूरिन की जगह प्रीमिडीन आ जाता है तो ट्रांसवर्जन। कोई पूछ ले सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन से प्रकार का बिंदु उत्परिवर्तन पाया जाता है, ट्रांजिशन के ट्रांसवर्जन, आंसर आएगा ट्रांसवर्जन। चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। भाई गुणसूत्र में कोई भी काट छांट से जो परिवर्तन होगा वो गुणसूत्रीय कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई परिभाषा याद नहीं रखनी, सीधे नाम याद रखो और तरीका याद रखो बस क्या हुआ है। ये भी कई तरह का है, पहले तीर के निशान लगा देता हूं फिर समझा भी दूंगा। चार तो तरीके का पढ़ ही लेते हैं इसको कम से कम। चलिए सबसे पहला डुप्लीकेशन पढ़ा देता हूं। डुप्लीकेशन नाम से पता चला है डुप्लीकेट हो जाने को बोलते हैं, द्विगुणित हो जाने, द्विगुणन कहेंगे हिंदी में। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब प्रतिपन, हिंदी में प्रतिपन कहते हैं, मतलब उल्टा हो जाना। तीसरा ट्रांसवर्जन या ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, स्थान परिवर्तित हो जाएगा भाई गुणसूत्र का या उसकी किसी एक भुजा का, है ना, ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। और एक लास्ट जिसमें मैं आपको बता सकता हूं इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीशन मींस विलोपन। इसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपथन भी बोलते हैं बच्चों। ये लो
शुद्ध हिंदी में अगर आपको चाहिए, विपथन मतलब एबनॉर्मेलिटी। विपथन किसे कहते हैं? एबनॉर्मेलिटी को, गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होना। चलो डुप्लीकेशन बताता हूं। मान लो ये कोई एक गुणसूत्र है बच्चों, इस गुणसूत्र में कुछ जीन है जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें ये सिचुएशन हो गई उत्परिवर्तन के कारण, ये देखो ए बी सी डी ई डी ई एफ। क्या देखा आपने? जो गुणसूत्र में ये वाले दो जीन से डी और ई, अब वो दो जीन डी और ई कितनी बार आ गए हैं? 2 बार आ गए। 2 बार उन्होंने अपने आप को रिपीट कर लिया, डी ई डी ई। अगर ये डी 2 बार आ गए तो इसका मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है आपको डुप्लीकेशन हो गया गुणसूत्र में किसी खंड का। इन्वर्जन हिंदी में बोलते प्रतीपन, उल्टा हो जाना। कैसे होगा? मान लो ये कोई एक गुणसूत्र है, अब की बार ऐसे दिखा रहा हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। इस पर कुछ जीन है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब क्या हुआ? मान लो ये गुणसूत्र बिंदु, तो अब ये ऐसे 180 डिग्री से घूमा है बच्चों, यूं 180 डिग्री से प्रतीप हो गया। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा होना। तो ऐसा होने की वजह से अब इसकी सिचुएशन क्या हो गई? ये देखो, ये यहां से कट गया, यहां से कट गया, और इसका ये वाला हिस्सा जो था वो तो इधर जुड़ गया और ये वाला हिस्सा इधर जुड़ गया। इससे आप खुद समझ सकते हो क्या होगा। ए बी सी और आगे ई डी एफ जी। तो देखो भाई, ये जो ये डी और ई वाले जीन थे, ये रहा वो हिस्सा डी ई वाला। तो देखो डी जो है वो सी के साथ संलग्न है और ई जो है वो एफ के साथ संलग्न है, लेकिन 180 से घूम गया बीच में से, तो ई तो आ गया सी के साथ, ये देखो आप, और डी आ गया एफ के साथ। मतलब एक ही गुणसूत्र पर जो दो जीन परस्पर आपस में संलग्न हुआ करते थे, पास पास हुआ करते थे, वो तो अब एक दूसरे से दूर दूर हो गए, और जो दूर दूर हुआ करते थे वो एक दूसरे के कहां गए? पास आ गए। यह हो सकता है इन्वर्जन के द्वारा। ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण, किसी भी एक गुणसूत्र का एक खंड अलग होकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएगा। किसी भी गुणसूत्र की एक भुजा पृथक होकर किसी समजात से नहीं, असमजात गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। समजात पर जाकर जुड़ती है तो दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है, उसे तो हम जीन विनिमय, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब एक नंबर के गुणसूत्र का एक खंड कट के दूसरे एक नंबर के गुणसूत्र से जुड़ जाएगा तो यार ये घटना तो क्या कहलाएगी? क्रॉसिंग ओवर, और उसका खंड कट के इस पर जुड़ जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां असमजात गुणसूत्रों की बात हो रही है। असमजात गुणसूत्रों का मतलब जिनके नंबर अलग अलग हैं, तो ये तो उत्परिवर्तन ही हुआ ना, एक गुणसूत्र के जीन दूसरे गुणसूत्र पर पहुंच रहे हैं। ऐसा कैसे होता है, कहां होता है? देख लो, कोई एक गुणसूत्र है, उस पर कुछ जीन है ए बी सी डी एफ। मान लो मैंने बता दिया कि ये 22 नंबर का गुणसूत्र है, इसका एक खंड है जिसका नाम है ई एफ। ये वाला खंड यहां से अलग हुआ और अलग होकर किसी दूसरे गुणसूत्र ए बी सी, कोई दूसरा गुणसूत्र है तो भाई उस पर जीन अलग दिखाने, खास बात जी एच आई जे के, और उस पर जाकर के लग गया ई एफ। ये देखो, ये ई एफ जो गुणसूत्र नंबर 22 का हिस्सा हुआ करता था, ये 9वें नंबर 9th नंबर के गुणसूत्र पर टूट के लग गया। ये देखो, यहां से हटा और इस पर आके लग गया, ये रहा। ये घटना कहलाएगी ट्रांसलोकेशन। आई बात समझ में? तो कितना आसान काम है। तो ये जीन विनिमय नहीं है, दो अलग अलग गुणसूत्रों के बीच खंड का स्थानांतरण है। इसका एक उदाहरण याद रख लेना बच्चों, एक सिंड्रोम है, एक रोग है जिसे कहते हैं फिलाडेल्फिया
फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। सिंड्रोम किसे कहते हैं आपने सुना होगा, वैसे आगे बता देंगे आपको। जो रोगों का समूह होता है ना, कई सारे रोग एक साथ होने लगते हैं तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। चलिए, डिलीशन किसे कहेंगे? मान लो ये एक गुणसूत्र है जिस पर ABCDEFGH ये जीन उपस्थित हैं। तो यार इस गुणसूत्र में से F और G ये विलोपित हो जाएं, डिलीट हो जाएं, और ये गुणसूत्र परिवर्तित होकर कैसे गुणसूत्र में बदल जाए? इस टाइप के गुणसूत्र में, ABCDE और ये H। छोटा करना पड़ेगा ना इसको। टूट गया भाई, जीन गायब हो गए, F और G वाले जीन नहीं रहे, मतलब क्या हो गया? डिलीशन, विलोपन हो गया गुणसूत्र। तो ये कहलाता है गुणसूत्रीय विपथन या गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोजोमल एबरेशन कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करना चाहें तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं तीसरी चीज जीनोमैटिक उत्परिवर्तन। ये क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, और एक है गुणसूत्र के, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, यहां चल जाएगा, गुणसूत्र के आधारीय संख्या यानी कि सेट की संख्या। अरे दो बार आ गया संख्या। गुणसूत्र की आधारीय संख्या यानी सेट में परिवर्तन। समझ में आई बात? दो अलग अलग हैं। परिवर्तन हो गया संख्या में, तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को बच्चों एनयूप्लॉइडी, हिंदी में कह लो चाहे इंग्लिश में कह लो। और ये कह रहा है गुणसूत्र के आधारीय संख्या में, आधारीय संख्या कैसे कहते हैं बता देता हूं। n बराबर 23, जैसे मानव की बात करें तो ये गुणसूत्र की आधारीय संख्या है, बेसिक नंबर, इसे कहते हैं गुणसूत्र का एक सेट। n बराबर 23 अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, इस पूरे में ही परिवर्तन हो जाए, इसे कहेंगे यूप्लॉइडी। हिंदी अनुवाद बता देता हूं। यूप्लॉइडी को तो कहते हैं सुगुणिता और एन्यूप्लॉइडी को कहते हैं असुगुणिता। असुगुणिता देख लो, समझा भी देता हूं क्या क्या होते हैं ये। जैसे टोटल गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं, जैसे टोटल गुणसूत्र है 2n बराबर 46, उनमें से एक गुणसूत्र कम हो जाए। टोटल गुणसूत्र है 2n बराबर 46, उनमें से दो गुणसूत्र कम हो जाए, अब 44 ही रह जाए। टोटल गुणसूत्र है 2n बराबर 46, उसमें एक नया जुड़ जाए, 47 हो जाए। टोटल गुणसूत्र है 2n बराबर 46, उसमें दो जुड़ जाए, यानी कि 48 गुणसूत्र हो जाए। ये सब एन्यूप्लॉइडी के उदाहरण हैं। जैसे इनके नाम भी अपने अलग अलग, इसको कहते हैं मोनोसोमी, यही याद रखने भाई, एज इट इज, हिंदी में भी यही कहते हैं। इसे कहते हैं नलोसोमी, नलीसोमी। इसे कहते हैं ट्राइसोमी, और इसे कहते हैं टेट्रासोमी। मोनोसोमी, नलियोसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, इनके कुछों के तो उदाहरण भी याद रखने हैं आपको। जैसे लाल रंग से बता देता हूं, मोनोसोमी का एक उदाहरण याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम।
ट्राइसोमी के तो चार चार उदाहरण है, जिसमें दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे नाम पे याद रख सकते हो, डीके। डी मीन्स डाउन सिंड्रोम, के मीन्स क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम, इसके अलावा पटाउ सिंड्रोम। ठीक है। कौन कौन से नंबर का गुणसूत्र है ऐसा जिसके बढ़ जाने से ये रोग होते हैं? गुणसूत्र नंबर 21 से होता है डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र नंबर XXY, मतलब X दो बार आ गया, XY था ये नर, जिसमें एक X और आ गया एक्स्ट्रा। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें नंबर का गुणसूत्र 3 बार आ जाता है। पटाउ सिंड्रोम में 13वें नंबर का गुणसूत्र 3 बार आ गया। सर ये 3 बार का मतलब हम तो समझे नहीं, ये कैसे होता है? देखो मैं समझाता हूं। ये इसका एक कारण है, पहले वो कारण बताता हूं फिर समझाऊंगा आपको। इनका कारण क्या है एनियोप्लॉइडी का? नॉन डिस जंक्शन, नॉन डिसजंक्शन है भाई, गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हो पाना, ये कारण है, समझते चलना। डिसजंक्शन, देखो जंक्शन का मतलब होता है संधि स्थल, जुड़े रहना। डिस का मतलब अलग हो जाना, और फिर लगा दिया नॉन डिसजंक्शन, मतलब अलग होने की घटना नहीं हो रही, मतलब क्या रह गए? वो जुड़े रह गए। तो ऐसा कहां होता है? देखो मैं समझाता हूं। मान लो एक कोशिका है 2n बराबर 6 गुणसूत्र है, इसमें द्विगुणित कोशिका है 2n बराबर 6, समझते चलना, आगे तक क्लियर हो जाएगा। ये मियोसिस की मेटाफेज प्लेट है भाई, जिसपे गुणसूत्रों के जोड़े आमने सामने उपस्थित है, समजात गुणसूत्र 3 जोड़े होंगे, देख लो 6 ही गुणसूत्र हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये द्विगुणित है सजीव, एक जैसे दो दो हैं इसमें। अब जब तर्कु तंतुओं के द्वारा ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर खिंचेंगे तो ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पृथक, और अलग अलग ध्रुवों पर जाने लगेंगे। एनाफेज फर्स्ट में, पश्चावस्था प्रथम में। लेकिन होगा क्या बच्चों, जब ये पृथक्करण हो रहा होगा तो कोई भी एक जोड़े के दो गुणसूत्र जो है वो एनी टाइम आपस में जुड़े रह जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाए। तो इससे कंडीशन क्या बनी? मान लो इस एक जोड़े में नॉन डिसजंक्शन हो गया, इसमें आप समझ भी जाना क्या मतलब है नॉन डिसजंक्शन का। इस जोड़े में हो गया नॉन, तो क्या होगा? जब ये ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो इस कोशिका की स्थिति क्या बनेगी वो देखना। ये दोनों जोड़े के दोनों एक दूसरे से अलग होकर दो अपने अपने ध्रुवों पर आ गए, दूसरे वाले जोड़े के भी दोनों गुणसूत्र अलग अलग होकर अपने अपने ध्रुवों पर आ गए, लेकिन तीसरा जो जोड़ा था ऊपर ही ऊपर वाला, वो पूरा जोड़ा ही एक ध्रुव पे आ गया, ये देखो, और इधर की तरफ कुछ नहीं आया इस ध्रुव पर। तो जब इससे दो युग्मक बनेंगे तो वो दो युग्मक कौन कौन से बनेंगे वो देखो। एक युग्मक तो ये बनेगा जिसे कहेंगे एन, भाई युग्मक हमेशा एन ही तो कहलाएगा, अगुणित, लेकिन उस एन में 2n बराबर 6 से n निकालूंगा तो कितना आना चाहिए? 3, पर इसमें n कितना आ रहा है? 1 2 3 और 1 4, तो n की वैल्यू जो है वो एक ज्यादा आई है, यानी कि n+1। एक युग्मक तो n+1 बन गया, 3+1 वाला। और दूसरा युग्मक ये बनेगा, ये रहा, जिसको हम बोल के जाएंगे क्या? खुद ही बोलो, n-1, क्योंकि इसमें n बराबर 3 आने चाहिए थे गुणसूत्र, लेकिन एक कम रह गया, यानी n की संख्या में एक की कमी आ गई, n-1। तो ये दो प्रकार के युग्मक बनेंगे भाई, ये युग्मक बने। अब आप खुद सोचो, मान लो ये नर के 2 शुक्राणु बने, तो मादा का अंडाणु सामान्य है, मादा का अंडाणु कौन है? n वाला, प्लस n, मादा के अंडाणु से जब ये मिले तो क्या स्थिति बनी? n और n 2n -1, n और n 2n +1। शायद इसी को कहते हैं मोनोसोमी और इसी को कहते हैं ट्राइसोमी, जिसके ये चारों उदाहरण है। बोलो बच्चों, आई समझ में कैसे होती है मोनोसोमी ट्राइसोमी? मान लो ये नॉन डिसजंक्शन की घटना, अपृथक्करण की घटना दो जोड़ों में हो जाए, तो यहां पर टोटल 5 पहुंच जाएं और यहां सिर्फ एक ही रह जाए, तो ये क्या हो गया?
n-2 और ये बन जाएगा n-2 और ये बन जाएगा n+2। फिर जब निषेचन होगा, दूसरे युग्मक सामान्य से जुड़ेंगे, तो ये 2n-1 की जगह 2n-2 हो जाएगा और ये 2n+1 की जगह 2n+2 हो जाएगा, जिन्हें हम क्या नाम दे देंगे, नलीसोमी एंड टेट्रासोमी। ऐसे बनते हैं, ऐसे होता है ये एन्यूप्लॉइडिया असुगुणिता। सुगुणिता क्या है, पूरा की इसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलेगी, ऊपर वाले में तो गुणसूत्रों की संख्या बदली है, लेकिन नीचे वाले में गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा, पूरा की पूरा सेट, मतलब यही समझना है, आधारीय संख्या में परिवर्तन होगा, यानी पूरे 23 गुणसूत्र एक गुणसूत्र जैसा व्यवहार करेंगे। यानी कोई सजीव द्विगुणित है, उसमें ये दो दशा हुई है, तो वो द्विगुणित से परिवर्तित होकर कैसा हो गया, अगुणित। इसमें 2n बराबर 46 थे, इसमें n बराबर 23 ही रह गए, इसे तो कहते हैं अगुणितिका, हैप्लॉइडी। पूरे एक सेट में जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो जस्ट आधी हो गई, पूरा एक सेट की सेट कम हो गया। और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है, कोई द्विगुणित सजीव था, वो 4n हो गया, 8n हो गया इत्यादि। ये घटना कहलाएगी बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता कहलाएगी। ये अगुणिता, आधे हो जाए, पूरा एक सेट कम हो गया, और यहाँ जस्ट वो सेट दुगना हो गया या एक बार और दुगना होता जा रहा है, तो ये कहलाएगी बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी। तो इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी में जो उत्परिवर्तन दिया था, उस उत्परिवर्तन का एक विस्तृत और एक बहुत ही प्रॉपर फ्लो चार्ट के तरीके से पढ़ लिया एक स्वरूप, और उत्परिवर्तन का सही कारण भी समझ लिया। समझ में आई बात। ये डिसकंटिन्यूअस टाइप की वेरिएशंस पैदा करते हैं, जो कि तात्क्षणिक होती हैं, उसी वक्त होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। चलिए अब उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं एक बार, कौन से कारक हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। लो मैं साइड में हट गया, पॉज कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट, इसको मिटा रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में काम हो गया बच्चों अपना, ज्यादा अपन ने डिटेल में पैराग्राफ भरने का काम किया नहीं, ग्रंथ भरने का काम, सिर्फ फ्लो चार्ट के रूप में सभी प्रकार के उत्परिवर्तनों का मतलब समझ लिया। चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, म्यूटाजन मतलब उत्परिवर्तन जन, म्यूटाजन कहलाते हैं। क्या ये वे कारक जो उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, म्यूटाजन कहलाते हैं। अब ये कारक दो तरह के हो सकते हैं, एक तो भौतिक यानी फिजिकल, और दूसरे रासायनिक यानी कि केमिकल, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। चलिए, भौतिक कारक कौन से हो सकते हैं बच्चों, भौतिक कारक जनरली प्राय क्या होते हैं, विकिरण होते हैं। ये जो विकिरण है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो आयोनाइजिंग जो आयनीकृत कर दें किसी को, और दूसरे नॉन आयोनाइजिंग
जो किसी का आयनीकरण ना कर पाए। तो आयोनाइजिंग वाले कौन से हैं? जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जिन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें, ये सब। नॉन आयोनाइजिंग जिनकी एनर्जी कम है, तरंग दैर्ध्य थोड़ी ज्यादा है इनकी तुलना में, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, यूवी लाइट। समझ में आई बात? तो वो क्या करती हैं, आयोनाइजिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये गुणसूत्र अथवा डीएनए को तोड़ देते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, विलोपन का कार्य करते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग क्या काम करते हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग ये डीएनए में थाइमीन द्विलक, थाइमीन द्विलकों को बोलते हैं डाइमर्स। थाइमीन डाइमर्स का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। थाइमीन डाइमर्स या थाइमीन द्विलकों का निर्माण करवाते हैं नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है भाई। दूसरी बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो क्या है, ये जो भौतिक होते हैं ये प्राय सामान्यतः किसके द्वारा प्रेरित होते हैं, प्राकृतिक। ये प्राय प्राकृतिक म्यूटाजेंस होते हैं। प्राकृतिक म्यूटाजेंस का मतलब समझे आप क्या होता है, नेचुरल म्यूटाजन होते हैं। प्राकृतिक म्यूटाजन या नेचुरल म्यूटाजन होता है। सूर्य से किरणें आ रही हैं भाई, सूर्य से जो तरंग दैर्ध्य आ रही है उसमें सारी किरणें या रेज उपस्थित हैं, तो हम जनरली नहीं करते, प्राय हमारे अंदर ये अपने आप प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं। समझ में आई? इंड्यूस्ड हो जाते हैं, प्रेरित। रासायनिकों की बात करें तो इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जैसे जो आपको याद रखने, नाइट्रस एसिड, शायद HNO3 कहते होंगे इसको, और एक हो सकता है इसमें एक्रिडीन। एक्रिडीन एक अभिरंजक है भाई, अभिरंजक को बोलते हैं डाई, एक प्रकार की डाई है। ठीक है, डीएनए को रंगने के काम में ही लेते हैं वैसे इसको। और एक हो गया हमारे पास बेस एनालॉग, मतलब क्षारक समरूप। क्षारक समरूप का मतलब समझे, नाइट्रोजन क्षार से समानता दर्शाने वाले क्षारक समरूप या बेस एनालॉग कहलाते हैं। तो देखो नाइट्रस एसिड HNO3 ये क्या काम करते हैं, ये नाइट्रोजन क्षार का ऑक्सीकारी यानी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यानी विएमिनीकरण, ये नाइट्रोजन क्षार का ऑक्सीकारी विएमिनीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार को ही परिवर्तित कर देंगे, बदल के रख देंगे। और ये प्राकृतिक रूप से भी काम करता है और कृत्रिम रूप से भी कार्य करता है, प्राकृतिक भी और कृत्रिम रूप से। तो नाइट्रोजन क्षारकों को बर्बाद करने का काम करता है, उसमें से एमीन समूह को ही हटा देगा ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडेनिन का ये हस्र करता है और उसे बदल देता है हाइपोजेंथीन में, गुआनिन का ये क्या हस्र करेगा, उसे बदल देगा जैंथीन में। अब ये कोई नाइट्रोजन क्षार रहे क्या, नहीं रहे, तो ये अपना कार्य ही नहीं कर पाएंगे। एक्रिडीन डाई, ये डाई प्राकृतिक रूप से नहीं कृत्रिम रूप से कार्य करती है जनरली। कैसे देखते हैं भाई, एक्रिडीन डाई का सीधा सा एक ही कार्य है, ये जो पॉइंट म्यूटेशन है ना, उसको प्रेरित करती है।
पॉइंट म्यूटेशन को प्रेरित, साथ के साथ में एडिशन और डिलीशन, समावेशन एंड विलोपन जैसी घटनाएं भी संपन्न करवा सकती है डाई। और बेस एनालॉग क्षारक समरूप की बात करें तो ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। कुछ ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन क्षारों से समानता दर्शाते हैं संरचना में, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण आदि के दौरान, अनुलेखन के दौरान नाइट्रोजन क्षार जो है वास्तविक उनकी जगह पर ये आ जाएंगे। तो इनके आ जाने से वहां पर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं जो मेनली जो चलते हैं कृत्रिम रूप से जिनका उपयोग किया जाता है, वो है 2 अमीनो प्यूरिन और एक 5 ब्रोमो यूरेसिल। ये तो जनरली पूछ भी लिया जाता है कई बार, 5 ब्रोमो यूरेसिल। 2 अमीनो प्यूरिन तो आता है एडिनिन की जगह पर और 5 ब्रोमो यूरेसिल आता है थाइमीन के स्थान पर। मतलब ये इनसे समानता दर्शाते हैं और एक कृत्रिम पदार्थ हैं जो बनाए जा सकते हैं प्रयोगशाला में, तो इनके द्वारा डीएनए जो है वो विकृत कर दिया जाता है। सामान्यतः उत्परिवर्तन की दर 10 की घात 5 क्षारकों में से कोई एक होती है, यानी 1/10⁵, जिसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻5 प्रति क्षार। समझ गए? यानी इतने क्षारों में से किसी एक क्षार में उत्परिवर्तन होने की संभावना या प्रायिकता उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, यह आपने बड़ी आसानी से उत्परिवर्तन भी पढ़ लिया और उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक जिनको हम उत्परिवर्तन जन के नाम से पुकारते हैं वो भी पढ़ लिया। चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट या प्रारंभ एक नई हेडिंग जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता आपको स्टार्ट करवा देता हूं। जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता को अपन ने स्टार्ट कर दिया है बच्चों। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है, इस पर कई तरह तरह के बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, आते भी हैं जनरली। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में एक छोटी सी चीज बता दूं कि यार ये एक तरह के काल्पनिक प्रश्न बनेंगे। काल्पनिक प्रश्न का मतलब आपसे पूछेगा कि इतने में से इतना होने की संभावना क्या है, या इतने में से इतने ये और इतने ये होने की संभावना क्या है, या ये काम 5 बार हो गया 6वीं बार ऐसा होने की संभावना क्या है। समझ में? संभावना को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रायिकता। तो प्रायिकता मेनली तो हमने जैसे मेंडल के लॉ के अंदर तरह तरह से पढ़ी है, जगह जगह आपने कई तरह के प्रश्न इस तरह के किए हैं जिसमें आपसे पूछा कि यार एक में पूर्ण प्रभाविकता एक में अपूर्ण प्रभाविकता है, तो जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, या क्या जीन प्रारूप या लक्षण आएगा। तो प्रायिकता का एक नियम तो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर अपन विशेषकर प्रायिकता ही पढ़ रहे हैं, तो एक नए प्रकार के क्वेश्चनों का भी यहाँ समावेशन हो सकता है, तो उनको भी देखते हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या चीज है। 2 तरह की है। सबसे पहली तो जैसे अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल या एकल प्रायिकता, जिसको अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, और एक हो सकती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन कह सकते हैं संयुक्त प्रायिकता। ठीक है, तो संयुक्त प्रायिकता को अपन बोल सकते हैं कंबाइंड, और एकल को अपन बोल सकते हैं इंडिविजुअल। तो यार एकल प्रायिकता या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। क्या? कुल कितने सजीव हैं या कितने इंडिविजुअल हैं, उनमें से वो सजीव जो पूछा है वो कितना बन रहा है। समझ में आई? जो भी एक अकेला सजीव पूछा है वो बटे टोटल कितने सजीव हैं वो लिख दो। जैसे सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है भाई? घटनाएं कितनी है? 2। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो 2 में से केवल एक की पूछ रहा है, हेड आने की, तो ऊपर 1 बटे टोटल घटनाएं कितनी? 2। 1/2 चांस है, 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है कि टेल आए। यही है बच्चों एकल प्रायिकता या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। यानी कैसे निकाल सकता हूं?
एक घटना तो मैं क्या लिख दूं, एकल प्रायिकता या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के बारे में कि यार नंबर ऑफ इवेंट या घटना बटे कोई भी एक घटना या एक इवेंट बटे कुल घटनाएं या कुल इवेंट्स। एक घटना बटे कुल घटनाएं, टोटल इवेंट्स कितने हैं, ये अनुपात कहलाएगा एकल प्रायिकता, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ये जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो लड़का तथा लड़की, बॉय या गर्ल होने की प्रायिकता, एक दंपत्ति है उसके लड़का होगा कि लड़की होगी, इसकी चांसेस कितने हैं, तो लड़का या लड़की दो में से ही होना है एक, तो दो में से लड़का ही पूछा है केवल तो एक, ये हो जाएगी। लड़की यानी लड़का और लड़की यानी दो में से केवल लड़की की प्रायिकता पूछ रहा है, 1/2 हो जाएगी। बड़ा आसान सा तो है। अगर वो पूछे आपसे कि यार एक लड़का एक लड़की एवं एक बंध्य यानी स्टेराइल यानी बीच का होने की प्रायिकता, लड़का होगा लड़की होगी या बीच का होगा बंध्य होगा, इसकी प्रायिकता क्या है, तो अब की बार 3 हो गई कुल घटनाएं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और बंध्य भी हो सकता है, यानी कि इन 3 में से केवल लड़के की पूछ रहा है तो 1/3, 3 में से केवल लड़की की पूछ रहा है तो 1/3, 3 में से केवल बंधे होने की पूछ रहा है तो 1/3। इस तरह से आप एकल प्रायिकताएं निकाल सकते हो। और बात यदि संयुक्त प्रायिकता की कर रहा है, यानी कि जब एक से ज्यादा घटनाएं एक साथ मिलाकर पूछ ली, जैसे उसने कह दिया कि 5 बच्चे हो रहे हैं किसी दंपत्ति के, 5 में से 3 लड़की 2 लड़के होने की संभावना कितनी है, तो एक साथ मिला के पूछ लिया 3 लड़की 2 लड़के, यानी एक से अधिक घटनाओं को एक साथ पूछ ले। या तो घटनाएं केवल एक पूछी है तो कुल घटनाओं से भाग दे दिया उसको, लेकिन एक से ज्यादा घटनाओं को एक साथ पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, संयुक्त प्रायिकता। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है इसका, मैथ से आया है, फैक्टोरियल n बटे x1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल x2 इंटू p की पावर x1 गुणा p की पावर x2 एंड सो ऑन, और ये भी कई सारे हो सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इससे अपन कंबाइंड इवेंट या आप मल्टीपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर इन वैल्यूओं का या इन मानों का मतलब क्या है जो दिए हैं, देखो भाई n का मतलब कुल सजीव, नेक्स्ट x1 एक सजीव की संख्या, x2 दूसरे सजीव की संख्या। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो कुल सजीव लिख रहा हूं कुल घटनाएं भी हो सकता है, यहां पर जो एक सजीव लिख रहा हूं इस सजीव की जगह क्या भी लिख सकता हूं, घटनाएं भी लिख सकता हूं। यहां पर जो दूसरा सजीव पूछ रहा हूं हो सकता है सजीव ना हो, क्या भी हो सकती हैं, घटनाएं भी हो सकती हैं। समझ में आई बात, इवेंट्स क्लियर। नेक्स्ट याद रखना भाई, सजीव की जगह घटनाएं भी आ सकता है, सजीव की जगह घटनाएं भी आ सकता है, सजीव की जगह घटनाएं भी आ सकती है। नेक्स्ट पी, ब्लू कलर से लिख रहा था तो ब्लू से ही लिखेंगे। पी का मतलब पहले, यानी एक सजीव या घटना की प्रायिकता, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है ना, एकल प्रायिकता। और Q बराबर दूसरे, जो सेकंड वाला है दूसरा, दूसरे सजीव या घटना की प्रायिकता। तो आसान शब्दों में अपन कहें तो ये सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, ये पुट करते ही आपका आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने होगा। जैसे सर
संयुक्त प्रायिकता का क्वेश्चन कराओ। संयुक्त का कराओगे तो उसमें भाई एकल सजीव की तो आ ही रही है ना, तो संयुक्त के क्वेश्चन करते हैं, एकल का अपने आप आ जाएगा। समझ में? या फिर क्वेश्चनों से आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ सकता है, बड़ा आसान। तो देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं यहां पर। एक मानव जोड़े के, जोड़े का मतलब समझ जाओ इंग्लिश में कपल, 4 संतानें हैं, तो इनके 5वें संतान के लड़का होने, 5वें संतान के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? जो इनका 5वां बच्चा है वो लड़का हो, इस बात की क्या संभावना है? एक तो ये, और दूसरा एक वैरायटी ये बनाता हूं, दोनों में एक साथ अंतर समझना। एक दंपत्ति, यानी कि वही बात होगी मानव के जोड़े, एक जोड़े के 5 संतानें हैं, जिनमें से 3 लड़के व 2 लड़की होने की, 3 लड़के व 2 लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी? 5 संतानें जिनमें से 3 लड़के और 2 लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी? और ये क्वेश्चन था, 4 बच्चे हैं, 4 के बाद 5वां बच्चा भी अगर होता है तो उसके लड़का होने की प्रायिकता क्या? अब समझो, इस क्वेश्चन में तो केवल एक ही घटना पूछी है कि 5वें बच्चे के लड़के होने की प्रायिकता क्या है, यानी ये एकल प्रायिकता का क्वेश्चन बन गया, एक ही घटना पूछी है। या 2 घटना एक साथ पूछ ली, 2 लड़के और 3 लड़के और 2 लड़की होने की प्रायिकता, लड़का लड़की दोनों की प्रायिकता बतानी है और वो भी एक साथ मिलाकर बतानी है, यही तो है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, संयुक्त प्रायिकता। तो दोनों में अंतर क्या है? इसका हल तो बड़ा आसान है, इसका हल तो हो गया, यूं मान लो यार अपने आप में एक अलग घटना है 5वें बच्चा का होना, और एक लड़का होने की प्रायिकता आप निकाल चुके हो अलग से कि या तो लड़का ही होगी या फिर लड़की ही होगी, तो 2 ही हो सकते हैं, 2 में से कोई भी एक का पूछ रहा है वो लड़का होने का, यानी कि लड़के की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो इसका सीधा आंसर आ गया यार, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल या सिंगल प्रोबेबिलिटी लॉ, 1/2 और 50%, यही होगा इसका उत्तर। तो आपसे पूछ लेता 6 बच्चे 7वें के लड़की होने की चांसेस आधी होती है 1/2। मैं आपसे कहूं यार मैंने 5 बार कॉइन उछाला है, 6वीं बार हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या है? तो 1/2, या तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा 6वीं बार। लेकिन अगर वो पूछे 5 बार सिक्का उछाला है जिसमें से 3 बार हेड और 2 बार टेल आने की प्रायिकता क्या है, तब आप कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का लॉ लगाओगे। तो इसको कैसे करोगे बताओ? बड़ा आसान है, अब तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। फिर इसी कंबाइंड वाली की वेराइटीज पर अपन चर्चा कर लेंगे एक करके कि भाई इसमें कौन कौन से टाइप के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। देखिए भाई, तो इसमें एन की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, 5 संतानें टोटल सजीवों की संख्या है ना, कुल सजीव या घटनाएं कितनी दी है? 5। मतलब 5 बार सिक्का उछालता तो 5 घटनाएं हो जाती, तो सजीव भी लिख सकते हैं, घटना भी लिख सकते हैं। दूसरा x1, x1 क्या है यहां पर? एक घटना या एक सजीव की संख्या, एक सजीव मान लो मैंने लड़का ले लिया तो लड़के 3 है, और x2 दूसरे सजीव या दूसरी घटना, कंबाइंड में 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा घटनाएं भी हो सकती हैं, तो मैं x3 भी ले सकता था, पर यहाँ तो 2 ही घटनाएं, यहाँ तो लड़का है लड़की, लड़की कितनी है? 2, वो लिख दी यहाँ पे। अब लड़का होने की प्रायिकता p कितनी है? 1/2। ये तो फिक्स है, लड़का या तो आधे चांस लड़का होने के या फिर q भी कितनी, लड़की होने के चांस भी 1/2 है। तो इसको हल करोगे आप, वैल्यू रख दो, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 मतलब x1 गुणा फैक्टोरियल 2 यानी x2, फिर p यानी 1/2 की पावर लड़के कितने? 3 यानी x1, और फिर से 1/2 की पावर लड़की कितनी हो सकती है? x2 यानी 2। हल कर दो इसको, कैसे करोगे? 5 4 3 2, एक को भले ही मत लिखो, 3 2 गुणा 2, एक को लिखना ही नहीं है आपको, तो ये 2 बार 2 से तो 4 गया,
3 से सीधा 3 गया। और अब इधर भी देख लेते हैं, ये आ गया 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये आ गया 1/4, 2 दूनी 4। इनको हल करोगे तो 3 से 3 काट ही चुके हो आप, 5 2 से इसको और काट दो 2 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया आपका 5/8 दूना 16 आंसर। 5/16% चांसेस हैं कि 3 लड़के हों और 2 क्या हों, लड़कियां हों। इस तरह अपन इस फॉर्मूले का सदुपयोग करते हुए कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को एक चुटकी में निपटा दिया। यही ताकत है इसकी, समझ में आया आपको। और यहां पर ये जो क्वेश्चन था ये सिंगल प्रोबेबिलिटी का था, ये तो आप आराम से कर ही सकते थे। चलो इसको मिटाता हूं और इसकी जगह पर एक नया क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है ना। नए नए क्वेश्चन आएंगे तभी आपको थोड़ा सा सही लगेगा। जैसे अब आपको मैं एक नया क्वेश्चन देता हूं, एक जोड़े के 4 संतानें हैं, ठीक है, तो इनके 4 की जगह पर यह आपको खुद करना है, 3 संतानें हैं तो इनके 2 लड़की एवं 1 लड़का होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, उसी पर बेस्ड। ये मैं आपको दे दिया होमवर्क। होमवर्क का मतलब अभी करना है, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, लो इधर हट जाता हूं साइड में, और यहां पर आपके लिए एक नई वैरायटी का क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, तो आप जब तक इसको हल करोगे तब तक मैं इधर प्रश्न लिख चुका हूँ, फिर अपन इसका उत्तर देखेंगे भाई आप में से कितनों को समझ में आया, कितनों को सही हुआ। तब तक मैं यहाँ नया क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक जोड़े के 5 बच्चों में से 3 लड़का 2 लड़की व 1 बंध्य होने की प्रायिकता बताइए। ये लो भाई, एक जोड़े के 5 बच्चे होते हैं, उन 5 बच्चों में से 3 लड़के हों 2 लड़की। अच्छा, ये तो गणित गड़बड़ा रहा है ना। 3 लड़का 1 लड़की और 1 बंदे, अब हो गए ना 3 और 1 4 और 1 5, ये होने की प्रायिकता बतानी है। चलो इसको चेक कर लें, फटाफट से कर लेते हैं इसको चेक, क्या जा रहा है बताइए, क्या आंसर आया आपका। बोल तो सकते नहीं हो, पर ईमानदारी से बता देना भाई किस किस का सही है किसका गलत है, मन ही मन में है ना। 3 बच्चे हैं, सीधा ही कर दूं तो फैक्टोरियल 3, जिसमें से 2 लड़की, मान लो मैंने इसको फैक्टोरियल 2 ले दिया, 1 लड़का, तो लड़की होने की प्रायिकता 1/2 और उसकी संख्या है 2, और लड़के होने की प्रायिकता 1/2 और उसकी संख्या है 1। इसको कैंसिल आउट करूं तो 3 गुणा 2, 2 तो गया तो 3 ही रह गया ऊपर, 3 बटे, और ये रह गया 2 दूनी 4 दूनी 8। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 3/8 आना चाहिए बच्चों। अब आप बाकी का चेक कर लो, और चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 2 दूनी 4, ये 1/4 और 2 1/8, तो यही हो गया, 2 से वो कट ही गया, 3 2 1, तो 3/8 ही आएगा, बिल्कुल सही है। चलो ये देखते हैं, ये कह रहा है एक जोड़े के 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में से 3 लड़का और 1 लड़की और 1 बंधे होने की प्रायिकता बतानी है। 3 लड़का 1 लड़की और 1 बंधे यानी स्टेराइल होने की प्रायिकता। तो देखो भाई, सबसे पहले यहां देखना, अब की बार बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, और स्टेराइल भी हो सकता है बंधे। मतलब अब तक के जितने भी सवाल थे उनमें तो या तो लड़का ही हो रहा था या फिर लड़की ही पैदा हो रही थी, लेकिन अब जो हम सवाल देख रहे हैं उसमें लड़का लड़की के साथ बंधे भी पूछ रहा है, यानी कि अब टोटल कुल घटनाएं कितनी हो गई, 3। तो अब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इनकी 3 में से आएगी। 3 में से 1 लड़का भी हो सकता है, 3 में से 1 लड़की भी हो सकती है, 3 में से 1 बंदे भी हो सकता है, ये सिचुएशन आएगी। बोलो, यानी कि इस बार लड़के की प्रायिकता 1/2 से चेंज होकर क्या हो गई, 1/3, क्योंकि 3 में से बतानी है। इस तरह से आपने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब फॉर्मूले में क्या रखा है, अब तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे। सॉल्यूशन, n की वैल्यू या 5, x1 की वैल्यू या 3 लड़का, x2 1 लड़की,
x3 स्टेराइल भी 1, p का मान 1/2, q का मान 1/2 और r का मान भी 1/2। तो ये डॉट इसीलिए तो लगाएं, घटनाएं जरूरी नहीं है 2 ही हों, घटनाएं 3 भी हो सकती है, हर बार सिक्का नहीं उछलेगा, है ना। इस बार बीच का भी बनाए, तो 3 घटनाओं में से आपको आंसर देना है। तो आप इस बार सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो क्या आएगा आपका आंसर, चेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 और यहाँ 1/3 की पावर 3 1/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर 1। सही है कि नहीं है? बॉय गर्ल और ये स्टेराइल, कर दो हल। 5 3 2, अरे 4 को भूल गया भाई, अभी गड़बड़ी हो जाती ना। 5 4 3 2, 1 को नहीं लिखना है, नीचे फैक्टोरियल 3 यानी 3 गुणा 2 और इसको ऐसे करें 1/3 गुणा, सीधा ही कर लो, 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे लिखते चलो, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। तो एक तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो ही गया और बाकी तो नहीं होंगे। 5 4 जा 20 और 20 × 2 40। अच्छा ये 2 भी तो बचा है, इससे ये हो जाएगा 5 4 जा 20 20 अपॉन, अब ये निकाल लेंगे अपन, 3 3 9 9 3 27 और 27 × 3 81 और 81 गुणा 3 आप निकाल लो एक बार, 243 243, ये आंसर है। 20/243 ये प्रायिकता है कि उसके 3 लड़के 1 लड़की और 1 बंदे हो, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। ये एक ऐसा क्वेश्चन था इसमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 नहीं लेनी, 1/3 लेनी है, लड़का लड़के और स्टेराइल की, क्योंकि यहाँ टोटल 3 घटनाओं में से आपको प्रत्येक की 1/3 आएगी। और जब कुछ नहीं कहा स्टेराइल वगैरह, तो या तो लड़का हो रहा है लड़की हो रही है, तो फिर हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 ही लेते हैं, लड़के की भी और लड़की की भी। क्लियर बच्चों? चलिए अब एक नई वेराइटी आपके सामने लाके खड़ी कर देता हूं, यहां मिटा के देखते हैं भाई इसको कैसे करोगे आप। खुद दिमाग लगाना है, मेरा मकसद यहाँ क्वेश्चन करवाना नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से करवाना कि आगे अगर कोई भी मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में होता है तो आपको एक सोच डेवलप हो जाए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग लगाना और खुद ही कर देना उसको हल। सोच का ही खेल है बच्चों, वो डेवलप होगी तो आपसे क्वेश्चन खुद होंगे अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जोड़े के 4 बच्चों में से चारों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? ये लो एकदम नई वैरायटी आ गई। 4 बच्चे हैं, वो पूछ रहा है कि चारों ही लड़के हों, इसकी क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कायदे से तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और इससे अपन निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। आप तो उसी मापदंड को फॉलो करो जिससे आप करते आओ, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाओ, उससे निष्कर्ष निकलेगा, उसे आगे के क्वेश्चनों में यूज करेंगे। देखो कैसे, n की वैल्यू तो यहां 4 दे दी और x 1 2 3 की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक ही घटना दी है इसने, लड़का, वही 4 बार दोहराई गई है, तो x की वैल्यू यहां पर क्या ले ली 4। p लड़का ही बोला है केवल, या तो लड़का होता है या फिर लड़की होती है, प्रोबेबिलिटी है 1/2, वैल्यू रख दो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा 1/2 की पावर 4, जो x है वही पावर में जाती है। तो सीधा आंसर आ रहा है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 1/16। यानी क्या निष्कर्ष निकला, जब आपको एक ही इवेंट को बार बार दोहराया जाए और उसकी कंबाइंड पावर, इवेंट एक से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये कट गया फैक्टोरियल के ऊपर और x के नीचे वाला, ये आपको लिखना ही नहीं है। एक ही इवेंट को जितनी बार दोहराया जा रहा है वो पावर में लगा दो उसकी प्रायिकता के। तो किसी भी एक इंडिविजुअल इवेंट की प्रायिकता सपोज 1/2 है, 1/4 है, तो सीधा उसकी पावर में ले जाओ, कितनी बार में पूछ रहा है ये,
जैसे उसने कहा चार बच्चे, चारों के लड़का होने की, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लड़का की 1/2, और 4 बार पूछ रहा है तो पावर में सीधा क्या लगा दो, 4। चलिए इसी पर बेस्ड एक और बेहतरीन नमूना यहां पर आपके सामने पेश कर देता हूं, शानदार सा। इसको एक नए रूप में दे देता हूं। देखिए जेनेटिक्स में कैसे घुसाऊं इसको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, चलिए एक दे के देख लेते हैं आपको। एक ए रक्त समूह वाले नर एवं बी रक्त समूह वाली मादा द्वारा 4 बच्चे उत्पन्न हो तो चारों में ओ रक्त समूह यानी ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए ब्लड ग्रुप वाला नर बी ब्लड ग्रुप वाली मादा के 4 बच्चे हैं, चारों में ओ ब्लड ग्रुप आए, इस बात की क्या संभावना है। यार आप समझ तो गए, चारों में एक ही चीज पूछ रहा है, यानी कि ऐसा ही कुछ होगा। बस आपको यह पता चल जाए कि ओ रक्त समूह की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी एकल प्रायिकता क्या है, वो प्राप्त हो जाए तो आप उसकी घात पे सीधा 4 चढ़ा दोगे, क्योंकि चारों संततियों में ओ पूछ रहा है। वो जैसे यहां पूछा था चारों के लड़का होने की, अब यहां लड़का होने की 1/2 पता थी, लेकिन ये आपको ओ रक्त समूह की नहीं पता कितनी है, वही निकालनी है। बाकी तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है। तो ओ रक्त समूह की आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, एक था नर और एक थी मादा। नर का रक्त समूह ए दे रखा है, मादा का बी दे रखा है, और ओ ब्लड ग्रुप बन ही रहा है बच्चे में, तो इसका मतलब विषम युग्मजीय अवस्था में ही बन सकता है। IA I0 और ये भी IB और I0 हो, तभी ओ रक्त समूह बन सकता है भाई। तो देखते हैं इससे क्या क्या बनेगा, इससे ए और बी रक्त समूह से। IA IB IA I0 यानी ए भी बन सकता है, I0 IB मिल जाए तो बी भी बन सकता है, IA IB मिल जाए तो AB भी बन सकता है, और I0 I0 मिल जाए तो O भी बन सकता है। चारों रक्त समूह बन सकते हैं। 4 में से उसको सिर्फ मतलब है ओ ब्लड ग्रुप से, इसका मतलब 4 में से टोटल 4 तरह के रक्त समूह बन रहे हैं भाई। जैसे हेड और टेल 2 घटनाएं थी, ऐसे यहाँ 4 तरह की घटनाएं परिणाम के रूप में आ सकती हैं, जिनमें से केवल ओ की पूछ रहा है, यानी एक की पूछ रहा है, यानी ओ रक्त समूह की अकेले की प्रायिकता कितनी है इसमें। इस संयोग में ओ रक्त समूह की प्रायिकता है 1/4। 4 रक्त समूहों में से ओ एक अकेला है। ऐसे पूछे इसमें से ए बी रक्त समूह की प्रायिकता क्या है, ये भी 1/4। ए की क्या है, 1/4। बी की क्या है, 1, सबकी 1/4। हमें ओ से मतलब है। अब ओ की 1/4 पता चल गई अपने को, तो अब तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। 1/4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौक 64 और 4 1/256, ये आंसर आना चाहिए। और वैसे फॉर्मूले से करोगे तो वैसे निकाल लो, अथवा चेक कर लो इसको। n कुल बच्चे 4, x का मतलब चारों बच्चों में ओ रक्त समूह की प्रायिकता पूछ रहा है वो, तो x भी कितनी 4। p ओ रक्त समूह की प्रायिकता कितनी है 1/4, वो मान निकाल लिया आपने, फॉर्मूले में रख दो। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 गुणा 1/4 की पावर 4, देख लो आप, यही आंसर आएगा। बस एक बार 64 × 4 करके देख लेना, कहीं 256 ही ना आए तो फिर गड़बड़ है। बाकी यही उत्तर यही निकलेगा, 1/256 आया समझ में। ये जेनेटिक्स में घुसा दिया सेम कॉन्सेप्ट जो इधर सीखा। तो ये इसकी मानता है, किसकी, प्रायिकता की। ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप यहाँ पर करने को देख सकते हो। ठीक है, तो एक नई सोच डेवलप हो गई ना। अब हो सकता है घटना 3 हुई हो सकता है घटना 1 ही हुई हो, लेकिन मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी में यही होता है। अपन इसी फॉर्मूले को फॉलो करें तो सीधा आंसर निकल सकता है। अब ये एक तरह से एकल प्रायिकता का ही तो क्वेश्चन है। बस एकल प्रायिकता में एक घटना जो है वो कई बार हो गई, तो घात में चली गई घटना, कितनी बार घटना घटित हुई, एकल प्रायिकता के ऊपर लगा दी तो वो बारंबार में बदल गया। चलिए एक नई
सोच पर आधारित प्रश्न और आपको करवा देते हैं, एक आपको दे देते हैं चेक करने के लिए, तो पता चल जाएगा आपको समझ में आया है कि नहीं। नया, एकदम नया तरीका करना है इसको। रंजकहीनता के वाहक, रंजकहीनता के वाहकों के मध्य विवाह से 4 संततियां उत्पन्न हुई, जिनमें से 3 सामान्य तथा 1 रंजकहीन होने की प्रायिकता बताओ। यह कह रहा है कि रंजकहीनता जो कि एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, उसके 2 वाहक हैं पैतृक, उनके बीच शादी हुई है, जिससे जो 4 संततियां उत्पन्न हुई हैं, उनके 4 संतानें जो उत्पन्न हुई हैं, उन चारों संतानों में से आपको बताना है कि 3 सामान्य और 1 रंजकहीन होने की प्रायिकता क्या होगी। कैसे करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी या कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। कैसे, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ पूछी हैं इसमें मिलाकर कि 3 सामान्य और 1 के रंजकहीन होने की प्रायिकता क्या है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा तरीका है इसका। भाई कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। पहले आप क्रॉस करवा के चेक करो और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो कि सामान्य की क्या है और रंजकहीन की क्या है। तो देखो पैतृक वाहक हैं, वाहक का मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए मतलब दोनों ही रंजकहीन नहीं है, बट उनमें रंजकहीनता का रोग है, जीन है। कौन सा है, स्मॉल ए वाला, जो कि अप्रभावी होता है। जब स्मॉल ए आएगा तभी वो अपना प्रभाव व्यक्त करेगा और तभी व्यक्ति रंजकहीन बनेगा। यानी ये 2 तो सामान्य है लेकिन ये वाहक हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्मॉल ए अकेला तो उपस्थित है, लेकिन जब ये मिलाकर आ जाएगा तो ये रंजकहीनता उत्पन्न करेगा। तो देखते हैं भाई इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या संयोग बनेंगे इनके क्रॉस से। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये बनेंगे 4 संयोग। इन चारों संयोगों में अगर अपन चेक करें तो ये 3 तो ऐसे होंगे जो सामान्य होंगे, इनमें रंजकहीनता होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए आ रहा है, जबकि रंजकहीनता कैसा रोग है, ऑटोसोमल अप्रभावी। और अप्रभावी रोग अपने आप को प्रकट कब करता है, जब उसके दोनों एलील जो अप्रभावी वाले हैं वो समयुग्मजीय अवस्था में आए। तो ऐसा एक ही बार हो रहा है, ये रहा एक ही ऐसा है, इसमें दोनों अप्रभावी एलील समयुग्मजीय अवस्था में आ गए, तो यही बनेगा क्या, रंजकहीन, यही होगा रंजकहीन। तो आप देख लो यार, 4 संततियों में से 3 सामान्य बननी है, तो सामान्य सजीव या सामान्य संतति होने की प्रायिकता क्या हो गई, 4 में से 3 यानी 3/4। और रंजकहीन की प्रायिकता क्या हो गई, 4 में से 1 बनना है एल्बिनो या रंजकहीन, तो 1 बनना है 4 में से यानी कि 1/4। चलो भाई पी और क्यू के मान आ गए आपके। मान लो पी तो मैं इसको ले लेता हूं सामान्य को, और क्यू ले लेता हूं मैं रंजकहीन को। तो अब आप आराम से फॉर्मूला लगाओ मजे के साथ। सपोज यहाँ एन का मान तो कितना है 4, x1 सामान्य कितने दिए 3, x2 रंजकहीन कितना दिया है 1, p सामान्य होने की प्रायिकता 3/4, q रंजकहीन होने की प्रायिकता 1/4। फॉर्मूले में लगा दो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई p की वैल्यू 3/4 पे पावर x1 यानी 3 और 1/4 पे पावर 1। सॉल्व करो इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, ये एक ही बार है 1/4। तो 4 से 1 4 तो कट ही गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब तो आपको करना ही पड़ेगा ये, 3 3 9 9 3 27 यानी 27/64 मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 27/64 आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप, तो यह कितने अच्छा क्वेश्चन, कितनी अच्छी वेराइटी पर बेस्ड था ये भी जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, प्रायिकता पर बेस्ड, और वो भी मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी या कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। बड़ा बढ़िया प्रश्न लगा कि नहीं, बताओ आप।
पहले संकलन करा के इनकी इंडिविजुअल प्रायिकताएं निकाली हैं आपने, फिर वो उसी फॉर्मूले में रख दी जिसमें रखनी थी और आपका आंसर आ गया। तो ऐसे फिक्स नहीं होती इंडिविजुअल प्रायोरिटी, तो आपको कंबाइंड में निकालनी ही पड़ेंगी। जब आप इंडिविजुअल निकाल लोगे तो फिर आप आराम से आगे का क्वेश्चन जो है वो कर जाओगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। चलो इसको मिटाता हूं और यहां पर एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, वो और कर दो, उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट हेडिंग वंशावली विश्लेषण पे बढ़ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन इधर वाला और। तो ये है बच्चों, मैंने पहले ही कहा था मेरा मकसद क्वेश्चंस या वैरायटी नहीं, आप में एक सोच पैदा करना है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें खुद ही दिमाग लगा के अपने आप उत्तर निकाल दोगे। यही अपने को सीखना है। एक पैतृक रंजकहीन तथा दूसरा रंजकहीनता का वाहक है द्वारा उत्पन्न 4 संतानों में से 2 सामान्य एवं 2 रंजकहीन आने की प्रायिकता बताओ। 2 सामान्य और 2 रंजकहीन है, कैसे करोगे खुद ही करो, फिर पॉज करके सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है भाई, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं। पहले क्रॉस करा के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो एक पैतृक रंजकहीन है और दूसरा पैतृक रंजकहीनता का वाहक है। ये लो क्रॉस करवाओगे, इससे एक ही प्रकार का युग्मक मिलेगा स्मॉल ए, इससे 2 मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इससे 2 ही संतति बनेंगी कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए स्मॉल ए। यानी कि 2 में से एक ही बनेगा सामान्य और 2 में से एक ही बनेगा रंजकहीन, यानी दोनों की नॉर्मल सामान्य या रंजकहीन एल्बिनो आने की प्रतिशतताएं बराबर हैं 50-50, 1/2 1/2। तो यही आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। अब तो क्या है, वैल्यू पुट कर दो आप, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 सामान्य 2 रंजकहीन, सामान्य की भी 1/2 रंजकहीन की भी 1/2 और दोनों ही कितनी है 2-2 हो गया। लो अब तो उत्तर आ जाना चाहिए आपका, जहां तक है ये तो पूछा 2 सामान्य 2 रंजकहीन। ये लो कर लो इसको, 4 गुणा 3 गुणा 2 2 गुणा 2 और ये हो गया 1/4 गुणा 1/4, 2 दूनी 4 होता है। हाँ, तो ये 2 और 2 4 से आप ये 4 तो उड़ा ही दो आराम से, और अब इस 2 से आप यहां पर भी 2 लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा 3/4 दूनी 8। 3/8 चांसेस हैं कि 2 बच्चे उसके रंजकहीन हो और 2 बच्चे उसके क्या हो सामान्य। तो देख रहे हो आप, यहां से एक अंतर और समझ में आ गया यार, रंजकहीनता का ये प्रश्न था और रंजकहीनता का ही ये है, लेकिन यहां सामान्य और रंजकहीन के आने की प्रतिशतताएं हैं या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 3/4 और 1/4, लेकिन यहां इस केस में सामान्य और रंजकहीन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2। तो ये आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है और वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में रख दोगे वैल्यू उसकी, तो आपका आराम से क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये प्रायिकता को हम यहीं खत्म करते हैं। मैंने बहुत सारी अलग अलग तरह से करना बता दिया क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा तो आप पेपर वगैरह में देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहीं पता चलेगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। अब मैं साइड में हट रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं और अपन नेक्स्ट हेडिंग की ओर रुख करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके चलिए। नेक्स्ट हेडिंग की रूप में अपन रुख करेंगे। वो हमारी हेडिंग होगी वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस। चलिए देखते हैं वंशावली
विश्लेषण। जिसको अपन बोल सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस। वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस क्या है ये देखते हैं। किसी रोग अथवा लक्षण की दो अथवा दो से अधिक पीढ़ियों किसी रोग अथवा लक्षण की दो अथवा दो से अधिक पीढ़ियों में कोई भी डिजीज हो सकती है या कोई लक्षण हो सकता है, उसकी कम से कम दो और दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 3, 4 या 5 पीढ़ियों तक, है ना, अधिक पीढ़ियों में वंशागति का वृक्ष द्वारा निरूपण वंशावली विश्लेषण कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। क्या? किसी रोग अथवा लक्षण की दो या दो से अधिक पीढ़ियों में वंशागति का एक वृक्ष के रूप में, एक वृक्ष के द्वारा निरूपण होना वंशावली विश्लेषण कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। इसमें जो खास खास बातें हैं वो किसी रोग की भी हो सकती है वो, या किसी एक लक्षण की भी हो सकती है, कम से कम दो या दो से ज्यादा पीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, उसकी वंशागति का एक फ्लो डायग्राम या एक वृक्ष के रूप में निरूपण करना ही कहलाता है वंशावली विश्लेषण। इसको बच्चों सबसे पहले गाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दिया गया। गाल्टन ने इसको प्रदान किया कि वंशावली विश्लेषण बनाया जा सकता है। अब ये कैसे महत्वपूर्ण है, ये फैमिली चार्ट मतलब फ्लो चार्ट, एक परिवार का फ्लो चार्ट बनाने तथा उसके द्वारा रोग की पहचान में सहायता करता है। नेक्स्ट, जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग समझते ही हैं आप अच्छे से। आनुवांशिकी काउंसलिंग, जैसे बहुत सारे जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, उनसे बात करके ये पता लगाया सकता है कि यार क्या इन दोनों के बीच में विवाह कराना आनुवांशिक रूप से सुरक्षित है कि नहीं। यानी कि अगर इन दोनों की आपस में शादी करवाई जाए तो इससे होने वाली जो संततियां हैं, उन संततियों में रोग के आने की संभावना है कि नहीं है, इस बात का भी पता लगाया जा सकता है इस फैमिली चार्ट या इस पेडिग्री चार्ट के द्वारा, वंशावली चार्ट के द्वारा। तो जेनेटिक काउंसलिंग में सहायक, जिसके द्वारा विभिन्न मानव के आनुवांशिक रोग, जैसे आनुवांशिक रोग जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, और इसके अलावा ऑटोसोमल रोग, जैसे कि ऑटोसोमल का मतलब कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित कोई भी ऑटोसोमल रोग हो सकता है, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, है ना, और भी बहुत सारे जैसे थैलेसीमिया वगैरह, तरह तरह के कई सारे रोग हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इन सभी के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। स्ववंशों के मध्य
विवाह के लाभ एवं हानि का पता लगाया जा सकता है। स्ववंशों का मतलब ब्लड रिलेशंस, जिनके बीच में आपस में रक्त संबंध है, सिबलिंग्स, उनके आपस में विवाह से संततियों में फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसका पता लगाया जा सकता है वंशावली अध्ययन के द्वारा। समझ में आई बात? वैसे जनरली नुकसान ही होता है, स्ववंशों के बीच में विवाह से कभी फायदा नहीं होता, हानि ही होती है। कैसे? क्योंकि मान लो उसके पैतृक के अंदर कोई भी एक हानिकारक लक्षण का जो जीन है वो अप्रभावी अवस्था में पड़ा है, क्योंकि वो विषम युग्मजी था। समझ में आई? अब उसकी दोनों संततियों के अंदर वो विषम युग्मजी एलील गया, विषम युग्मजी चले गया है। अब उन दोनों के अंदर भी वो विषम युग्मजी अवस्था में ही पड़ा है। लेकिन अब यदि इन दोनों में शादी हो गई तो वो स्मॉल ए विषम युग्मजी वाला उनकी संतति में आ सकता है एक साथ, यानी समयुग्मजी अवस्था में आ गया वो अप्रभावी एलील। और कोई भी अप्रभावी एलील समयुग्मजी अवस्था में जब आता है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, यानी कि अब तक उनके पैतृकों में जो रोग नहीं था, जो दबा हुआ था, जो छुपा हुआ था, वो उनके पैतृकों में आ गया। तो इस बात को पहले बताया जा सकता है किसके द्वारा? वंशावली विश्लेषण के द्वारा, कि यार ये रोग का वाहक है, इसका पैतृक, इसका दादा, तो हो सकता है इनकी संततियों में ये रोग आने की संभावना है अगर इनके दोनों के बीच में शादी करवाई जाए तो। आ गई बात समझ में आपको? ऐसी सर कौन सी संतति के साथ विवाह करवाएं कि यार उस रोग का हानिकारक प्रभाव उनमें ना आए, ऐसा किसके साथ विवाह करवाएं? तो पता चल जाएगा यार इसके पापा वाहक थे, ये भी विषम युग्मजी यानी वाहक है, इसीलिए बच रहा है, तो इसकी विवाह समयुग्मजी प्रभावी वाले से करवा दो, कैपिटल ए से। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसमें स्मॉल ए आ जाए, वाहक भले ही हो सकता है लेकिन रोग ही नहीं होगा, तो वो विवाह सेफ हो जाएगा। तो इसका हमें पता लग जाएगा पहले से। आ रही है बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट बात, हानि इसीलिए होती है बच्चों क्योंकि कोई भी घातक जीन जो हो सकता है, जो विषम युग्मजी अवस्था में था अभी तक, वो समयुग्मजी में प्रकट हो सकता है और अपना प्रभाव दर्शा सकता है, इसलिए नुकसानदायक है। इसके लिए कुछ चिन्हों का यूज किया जाता है, यहां पर कुछ चिन्ह का उपयोग किया जाएगा वंशावली विश्लेषण के लिए। सिंबल्स, बहुत आसान से सिंबल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक सिंपल गोले के द्वारा मादा को दर्शाया जाता है, एक इस तरह के चौकोर बॉक्स के द्वारा नर को दर्शाया जाता है, एक सिंपल बॉक्स बना के अगर उसमें ऐसे ब्लैक कलर का रंग भर दें तो ये रोगी मादा है। अगर एक इस तरह का चौकोर बॉक्स बना के उसमें इस तरह रंग भर दिया जाए, उसे डार्क कर दिया जाए, शेडेड कर दिया जाए, तो ये एक तरीके का रोगी नर हो जाएगा। एक मादा में इस तरह का डॉट का निशान बना दिया जाए तो ये जो है वो वाहक मादा हो जाएगी, ये कैरियर का निशान है, वाहक हो जाएगी। समझ में आई? अगर एक गोले को या फिर एक गोला ही बनाना था मेरे को, यहाँ पे एक गोला बना दिया या फिर एक चौकोर बॉक्स बना दिया और इनको ऐसे बना के काट दिया, तो ये किसको दर्शाएगा? इनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ, मर गए। नेक्स्ट, एक इस प्रकार का जो निशान है वो एबॉर्शन यानी कि गर्भपात को दर्शाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार से नर और मादा लिख करके इनको एक लाइन से जोड़ दें तो ये इन दोनों के बीच विवाह को दर्शाता है कि भाई इनके बीच में शादी हो गई आपस में लाइन से जोड़ने पर। अगर इन दोनों को इस तरीके से जोड़ने के बाद एक पंक्ति के द्वारा नीचे इस प्रकार से ये संततियां लटका दी जाएं तो ये संतति को अभिव्यक्त करने का तरीका है। ये संततियां हो गई, ये पैतृक हो गए, मतलब ये दूसरी पीढ़ी पैदा हो गई। समझ में आई? दूसरी पीढ़ी, इससे और लटका दे नीचे तो ये तीसरी पीढ़ी हो जाएगी। इस तरह से संततियों को दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये मादा और ये नर, इनके बीच में यदि दो रेखाओं से इनको जोड़ा जाए तो ये दर्शाता है किसको? स्ववंश विवाह को। स्ववंश विवाह का मतलब समझ गए? निकट संबंधी, भाई बहन, निकट संबंधियों के बीच का विवाह। समझ में? ब्लड रिलेशन वाला विवाह हो जाएगा, रक्त संबंध वाला। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार से यूं दर्शा करके मैं अगर इन दोनों से इस प्रकार की कुछ हरकत करता हूं
इसको भी जोड़ दिया आपस में, ये बनाए और इनको बना करके भी आपस में जोड़ दिया। तो ये किसको दर्शाएगा? ये जुड़वा को दर्शाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोजाइगोटिक, एक युग्मनज से पैदा होने वाले दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर? अगर मैं इस प्रकार से बनाता हूं और इनको आपस में नहीं जोड़ रहा, ये दोनों आपस में फ्री हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे द्वियुग्मनजीय, यानी कि डाई जाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक, दो युग्मनजों से बनने वाले जुड़वा हो जाएंगे ये बच्चे। समझ में आई बात? जैसे और कोई सिंबल मैं आपको बताऊं, वैसे बचे ही नहीं है। इस तरीके से इसका आधा हिस्सा रंगीन कर दिया, ऐसे ये नर बनाया, इस नर का ये आधा हिस्सा रंगीन कर दिया, तो ये स्थिति किसको दर्शाएगी? ये विषम युग्मनजी को, विषम युग्मजी को दर्शाएगी। कायिक लक्षणों के लिए विषम युग्मजी है ये नर और मादा। तो जनरली ये सारे सिंबल तो बाद के हैं, इतने काम नहीं आते, शुरू वाले कुछ सिंबल्स हैं, यही जनरली हमारे काम में आएंगे वंशावली के विश्लेषण के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का कार्यक्रम या लेक्चर अपन यहीं पर पूर्ण करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वंशावली को बहुत आसान और सरलीकृत अंदाज में, क्योंकि जनरली पेडिग्री बहुत ही कम बच्चे समझ पाते हैं जब क्लास में पढ़ते हैं या फिर कोई और कहीं से पढ़ता है तो, लेकिन हमने पेडिग्री को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बनाए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु या पैटर्न में पहले ही आपके सामने लिख दूंगा, फिर उसके आधार पर अपन इस वंशावली से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा आसान और रोचक कार्यक्रम हो जाएगा। देखेंगे पेडिग्री, तो कल के आधे घंटे अपना पेडिग्री चलेगा शुरू के, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको कुछ समझाने के बाद, फिर उसके बाद सीधा ही आफ्टर पेडिग्री अपन आनुवांशिक विकर पढ़ लेंगे, 5 मिनट में कोश का द्रव्य वंशागति पढ़ लेंगे और इसी के साथ हमारा जेनेटिक्स जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो कल का जो लेक्चर होगा वो जेनेटिक्स का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।